नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आइए डालते हैं नजर। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज 26 अगस्त को क्या खास है। आज मशहूर हिंदी साहित्यकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जन्मदिन है। उनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1891 में हुआ था। वे बचपन से ही आर्य समाज से प्रभावित थे और इन्होंने अनाज मंडी शाहदरा का घर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड को दान कर दिया था, जिसमें आजकल विशाल लाइब्रेरी है। उनके उपन्यासों में वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, वैरक्षाम, सोना और खून, आलमगीर इत्यादि प्रसिद्ध हैं। शास्त्री जी के उपन्यासों में ग्रामीण, नगरीय, राजसी जीवन शैली की झलक देखने को मिलती है। वे पुराण, इतिहास, संस्कृत, मानव साहित्य और स्वास्थ्य विषयक साहित्य पर बड़ी गंभीरता और ईमानदारी से लिखते रहे। आज के दिन की शुरुआत उन्हीं के विचार से करते हैं। वे लिखते हैं, शौक से व्याकुल होकर जो धैर्य छोड़ देता है वह मूर्ख है। शोक से मनुष्य बुद्धिहीन होकर संशय में पड़ जाता है। और आइए डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं और लोक कल्याण की करी कामना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना के श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर में आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख कर प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना की कही बात। और मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जोरदार बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। भोपाल में भदभदा और कलियासोत डैम के खुले गेट। आइए डालते हैं नजर अब समाचारों पर विस्तार से। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। यह पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और विधि अनुसार पूजा अर्चना के साथ साथ उपवास रखने का विधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी और लोक कल्याण एवं देश की प्रगति की कामना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें तथा देश की प्रगति और समृद्धि के लिए कार्य करने का संकल्प लें। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके चलते स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रसंगों को रासलीला और नृत्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को पन्ना के श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान श्री जुगल किशोर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेश की जनता की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों से जुड़े प्रसंगों का बाल कलाकारों द्वारा प्रदर्शित झांकी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों का विकास कर नया स्वरूप दिया जा रहा है। साथ ही बेहतर शिक्षा के लिए नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है। देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश इस नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति में धार्मिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इससे निश्चित ही सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। पाठ्यक्रम में राम कृष्ण के पाठ को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पन्ना के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पन्ना के मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख किया और मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना की बात कही।
वृंदावन का जन्मदिन है। ऐसे में पन्ना हमारा अपने आप में भगवान कृष्ण और बलदाव का ये पूरा एक तरह से वृंदावन की याद दिलाने वाला क्षेत्र है। मैं जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी। भगवान कृष्ण की कई शिक्षाएं जो जीवन में आज भी अनुकरणीय है, उन विषयों को लेकर के हमने प्रदेश भर में संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई वो प्रत्येक स्थान तीर्थ स्थल बनेगा। पन्ना भी उसमें से एक है। मेरी अपनी ओर से सभी पन्ना वासियों को बधाई और विकास के सारे मामलों में प्राथमिकता के साथ यहाँ के काम भी कराए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। पन्ना की जनता, पन्ना के नागरिक भाइयों बहनों, आपका प्रेम, आपका स्नेह हमारे मुख्यमंत्री से इतना है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज का दिन आना, कल वो कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने पूर्व संध्या पर आकर के आज हम सबको भगवान जुगल किशोर जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पर पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन तो ऐसी जनता है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग जो काम करते हैं, अगर ये ताकत और आशीर्वाद कहीं से मिला है तो या तो जुगल किशोर भगवान का आशीर्वाद है, या ये जो जनता यहाँ पर जो उपस्थित है, इन सबके आशीर्वाद से काम करने की शक्ति और ताकत हम सब लोगों को देती है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह से ही तेज बारिश होती रही। कई शहरों में अधिक बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन गई है। मालवा के सभी अंचलों के अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, विदिशा सहित अन्य जिलों में बारिश हो रही है। भोपाल में सीजन का बारिश का कोटा पूरा हो गया है। यहाँ रात में 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा। लगातार बारिश होने से यहाँ के भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए। वहीं खंडवा के इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम के भी गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक लो प्रेशर एरिया रीवा संभाग के आसपास बना हुआ है। इसी के चलते प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ओपीएस एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस स्कीम लेकर आई है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दी है। इस स्कीम का केंद्रीय कर्मचारियों ने तहे दिल से स्वागत किया है और एनपीएस से चेंज करते हुए ये जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसमें 3 मूलभूत चीज़ें हैं कि गारंटीड पेंशन होगी 50%, दूसरी बात डीए से लिंक होगी ये पेंशन जो बढ़ती जाएगी समय के साथ, और तीसरी बात फैमिली पेंशन भी इसमें दी जाएगी। तो ये 3 प्रावधान सरकार द्वारा कर दिए गए हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी कर्मचारियों में इसमें काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि देखने को भी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा कल जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी की गई है, यह बहुत ही अच्छी है और कर्मचारियों ने सभी ने इसको सराहा है, क्योंकि 1 जनवरी 2004 के बाद जो रेल कर्मी या रेल सेवा में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इंदौर में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने युवाओं द्वारा शुरू किए जा रहे स्टार्टअप्स और अन्य विषयों के दिए गए संबोधन प्रेरणादायी हैं और मैं स्वयं यहाँ पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को समर्थन दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हर घर तिरंगा अभियान एक जन जन का अभियान बन चुका है। इसके बाद श्री मुरुगन ने आकाशवाणी कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस अवसर पर विभिन्न एफएम रेडियो के प्रतिनिधि, पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन, आकाशवाणी के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के प्रमुख प्रशांत पाठराबे ने पत्रकार कल्याण योजना, केंद्र सरकार के विभिन्न अभियानों के प्रचार प्रसार आदि गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं दूरदर्शन और आकाशवाणी के निदेशक समाचार पूजा पी वर्धन ने समाचार एकांश का प्रस्तुतिकरण दिया। आगे लेके जाने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी नया यो लोग उसमें जोड़ने के लिए आज एक जोश करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मद्रास IIT लोग तारीफ किया, उन्होंने कंट्रीब्यूशन के लिए। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं और लोक कल्याण की कामना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना के श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर में आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख कर प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना की कही बात। और मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जोरदार बारिश का दौर जारी। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। भोपाल में भदभदा और कलियासोत डैम के खोले गए गेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन गुड न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत अगर सकारात्मक खबरों से होती है तो यह बेहद प्रेरणादायक होता है। हम हमारे इस खास बुलेटिन गुड न्यूज में आपके सामने लाते हैं ऐसी खबरें जो बढ़ाती हैं हौसला और विश्वास। गुड न्यूज के आज के अंक में बात होगी इंदौर के एक नन्हे ट्रैफिक कर्मी की। इसके साथ ही बात होगी बेसहारा जानवरों के इलाज और आश्रय के लिए चलाए जा रहे विशेष जीव आश्रम की। इसके साथ ही हम बात करेंगे बुरहानपुर जिले में खेती को लेकर किए जा रहे नवाचार की। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। प्रदेश के इंदौर में एक 10 साल के बच्चे का अंदाज सबको भा रहा है। दरअसल यह बच्चा शहर के चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह ड्यूटी निभा रहा है। लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति अनोखे अंदाज में जागरूक कर रहा है, जिसे देख लोग इसके मुरीद हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है इंदौर शहर के नन्हे ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज आदित्य तिवारी, जो अपने कंपोज किए हुए गानों के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने का संदेश दे रहे हैं। आदित्य रोजाना स्कूल से घर आने के बाद पहले अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं। वह सैनिकों के जैसा ड्रेस पहनता है और उसके बाद ट्रैफिक ड्यूटी निभाने के लिए निकल पड़ता है। आदित्य अपनी मां संगीता के साथ रोजाना इंदौर के चौराहों पर ट्रैफिक भी संभालता है। एक्चुअली में डर मुझे इसलिए नहीं लगा इसको ऐसा करने देने में, क्योंकि वो उसकी इच्छा है कि है ना वो एक सैनिक की जैसे देश की रक्षा करे। उसने मुझे खुद मतलब आज से आप समझ लीजिए 3 साल पहले उसने मुझसे ये कहा था कि मम्मी मुझे है ना बॉर्डर पे लड़ने जाना है, जैसे सैनिक लोग है ना सोल्जर लोग लड़ते, मुझे भी जाके लड़ना है। तो मैंने कहा बेटा अभी आपको उसके लिए टाइम लगेगा। तो बोले नहीं मुझे तो दुश्मनों से फाइट करना है। मैंने कहा ऐसा करो आप अपने शहर के दुश्मनों से फाइट करो पहले। तो उसने पूछा कौन से दुश्मन है मम्मी बताओ। तो मैंने कहा पॉल्यूशन है और एक्सीडेंट है। तो बोले ठीक है मुझे उनसे फाइट करना है, आप मुझे सोल्जर की ड्रेस दिलवाओ। फिर सोल्जर की ड्रेस दिलवाई। फिर उसको गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मैं ना लोगों को है ना इस ट्रैफिक के लिए अवेयर करूँगा, इंदौर को ट्रैफिक में भी अवेयरनेस में भी नंबर 1 लाऊँगा। फिर आ गया वो बिल्कुल चौराहे पर, और उसके सपोर्ट के लिए और साथ के लिए मैं, वो छोटा है तो फिर मैं उसके साथ पूरे समय रहती हूँ। 1.5-2 घंटे तक वो आराम से ट्रैफिक को लोगों को समझाता है, लोगों को अवेयर कराता है, गाने के थ्रू, बोलकर, हाथ जोड़कर, निवेदन करके, हर तरह से कोशिश करता है। जी हाँ, मैंने आदित्य को पिछले 3 साल से देख रहा हूँ
और इनमें जो बचपन में जो इनके घर से जो शिक्षा मिली है, बोलते हैं संस्कारों की शिक्षा के साथ सुरक्षा की जो शिक्षा इनके पेरेंट्स ने दी है, मैं उनके भी जज्बे को सलाम करता हूं। और ये मैं 3 साल से देख रहा हूं, इन्होंने अपने जो लोगों को जागरूक करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। इतनी कविताएं, इतनी मधुर स्वर में ये जब बोलते हैं लोगों को, तो लोगों को भी स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। लोग प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल हम हेलमेट पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं हद तक जो यातायात जागरूकता का जो हम प्रयास कर रहे थे उसमें आदित्य के आने से 4 चांद लग गए और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे यातायात परिवार का एक हिस्सा बन चुका है और इसे नाम भी दिया है ट्रैफिक सोल्जर ऑफ इंडिया। और जैकेट, ID कार्ड, नेम प्लेट, बिशिल, पूरी सेफ्टी के साथ में ये ड्यूटी करते हैं और उस दौरान पुलिस जवान भी होते हैं और खासकर इनकी जो माँ है वो भी साथ में रहती है। आदित्य पिछले 3 सालों से ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। उसने किसी तरह देश की सेवा करने के लिए ट्रैफिक नियमों में सुधार लाने का जिम्मा उठाया है। आदित्य के काम को देखते हुए उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसे ट्रैफिक सोल्जर ऑफ इंडिया का नाम दिया है। आदित्य का कहना है कि जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही वह चाहता है कि इंदौर ट्रैफिक नियमों का पालन करने में भी नंबर 1 हो। ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरे वो भी देश सेवा करती थी, देश की सेवा, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे, तो मैं आ गया। मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसुओं से। क्या समझाइश देते हैं आप? जय हिंद सर। मेरा सभी से निवेदन है कि तेज रफ्तार में आप अपने वाहन को ना चलाएं, इससे दुर्घटना हो सकती है। और रेड लाइट पर आप अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए, क्योंकि सर जैसे हमने इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे मैं चाहता हूँ कि अपना इंदौर ना ट्रैफिक में भी नंबर 1 रहे। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होके एक ऐसा सोल्जर बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे जैसा बनना चाहें। आदित्य का सपना बड़े होकर सिपाही बनने का है, जिसके लिए वो अपने आप को अभी से तैयार कर रहा है। अपने शहर, प्रदेश और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा आदित्य के दिल में है और यही सब आदित्य को नित्य नए नवाचार करने के लिए प्रेरित करता है। ट्रैफिक इंचार्ज की जिम्मेदारी निभाना भी असल में इन्हीं प्रेरणाओं का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़, भोपाल। ग्वालियर शहर में आपको कहीं कोई घायल पशु पक्षी मिलता है और आप सोचते हैं कि इसका जीवन कैसे बचाया जाए, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्वालियर शहर के युवा सुनील राठौर और उनके अन्य साथियों ने ऐसे घायल बेसहारा पशु पक्षियों के लिए जीव आश्रय बनाया है। इस जीव आश्रम में घायल पशु पक्षियों का बाकायदा इलाज कर रखा जाता है। इस पुनीत काम में शहर के अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं। ग्वालियर के पास नया गांव क्षेत्र में बना यह जीव आश्रम अपने आप में अनूठा है। यह आश्रम वह जगह है जहां घायल, बेजुबान, बेसहारा पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। आश्रम के संस्थापक सुनील राठौर का ऐसा आश्रम बनाने का विचार इन घायल स्ट्रीट पशु पक्षियों के इलाज के दौरान आया। उन्होंने देखा कि ऐसे घायल जानवरों को शहर में कहीं भी रखने की व्यवस्था नहीं है। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने स्वयं के प्रयासों से इस आश्रम की स्थापना की। सुनील 2014 से अपनी संस्था हम है ना के माध्यम से घायल पशु पक्षियों के इलाज के इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। साल 2023 में उन्होंने जीव आश्रम की स्थापना की, जिसमें 300 से अधिक पशु पक्षियों को आश्रय दिया गया है। तो
2014 में मैं एक फिजिकल टीचर था, तो हम लोग फिजिकल की तैयारी वगैरह करते थे। तो एक दिन मैं और मेरा मित्र हम लोग बाइक से जा रहे थे रास्ते में, तो एक डॉग का एक्सीडेंट हुआ था। तो डॉग पड़ा हुआ था रोड पे, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा था। हम लोगों ने बाइक को रोका, रोकने के बाद उसको देखा कि कहाँ पे, मतलब उसको उठा के हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर ने कहा इसका ट्रीटमेंट 2 से 4-5 दिन चलेगा, क्योंकि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक दिन में वो सही नहीं होता है। लेकिन उसको जैसे सही हो गया, लेकिन हमने रात में हमें विचार आया कि इसको तो हमने सही करा दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन अगर रोड पे और भी जानवर हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है तो बेचारे रोड पे तड़पते रहते हैं या घायल हो जाते हैं, बीमार रहते हैं। तो अदर जैसे गाय के लिए अगर गौशाला भेज देते हैं, लेकिन अदर जानवर होता है जैसे गाय है, गधा है या कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन उनके लिए कोई सहारा नहीं बनता। तो मन में विचार आया तो इनके लिए कुछ करने का ठाना। फिर हम लोग जैसे भी कोई जानवर मिलता तो उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम 2-3 दोस्तों से शुरुआत की, धीरे धीरे लोगों से हम नज़रों में हम आने लग गए। तो धीरे धीरे हमारे पास केस भी ज़्यादा आने लग गए, बढ़ने लग गए। लेकिन ग्वालियर शहर में एक ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पे कि सभी जानवरों को एक साथ में रख सकें और उनका उपचार हो सके उसके बाद में। तो हम लोगों ने क्या प्रयास किया, देखना चाहा कि कहीं पे ऐसी स्थान मिल जाए जहाँ पे इनको रख सकें और ट्रीटमेंट कर सकें। हमने शहर के आसपास जगह मिली, लेकिन एक छोटा सा स्थान मिला। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका नाम हम है ना जीवाश्रम रखा, क्योंकि जिनके जानवर जिसका कोई नहीं होता उसके लिए हम हैं ना, तो हम हैं उसके लिए कार्य करते हैं। सुनील के इस पुनीत कार्य को देखकर शहर के अन्य लोग भी उनके इस कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी दे रहे हैं। इस जीव आश्रम में 30 से अधिक लोग जुड़कर वॉलंटियर्स के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले मैं फील्ड में मतलब वेटनरी का काम करता था, बट मुझे भैया से जानकारी मिली थी, एक भैया थे, उन्होंने बताया था कि हम मतलब एक भैया है सुनील राठौर भैया, वो जीवाश्रम चलाते हैं। उन्हें एक मतलब प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, जो मतलब यहाँ पे जो जानवर रहते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देने की। तो मैं बस फर्स्ट एड का थोड़ा सा वेटनरी का काम करता हूँ यहाँ पे, और मुझे मतलब ये सब काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। घायल पशु पक्षियों के लिए जीव आश्रम किसी वरदान से कम नहीं है। युवा सुनील द्वारा शुरू की इस पहल से अब न केवल ऐसे जीवों को इलाज के दौरान आश्रय मिल रहा है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो स्ट्रीट जानवरों को केवल हे दृष्टि से देखते हैं। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए किसान लगातार नवाचार कर रहे हैं। किसानों का यह नवाचार भी अब रंग लाने लगा है। यही कर दिखाया बुरहानपुर के बसाड़ गांव के किसान नाना पाटिल ने। प्राकृतिक खेती की ओर रुचि ऐसी बढ़ी कि वह बुरहानपुर में मिसाल बन गए। देखिए रिपोर्ट। युवा नवाचारी किसानों का प्राकृतिक खेती की तरफ लगातार रुझान बढ़ रहा है। रसायन मुक्त खेती की ओर कुछ ऐसा ही रुझान देखने को मिला है बुरहानपुर जिले के बासड़ गांव के रहने वाले नाना दगड़ू पाटिल में। इनकी खेती की विधि देखने के लिए दूसरे शहरों से भी किसान आ रहे हैं। नाना दगड़ू पाटिल ने वर्ष 2008 में जैविक खेती से शुरुआत की थी। शुरुआती 4 साल बेहद चुनौती वाले साबित हुए। इसके बाद रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा, जो लाभ का धंधा भी साबित हुआ। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक नाना दगड़ू ने अपने ही खेत में संसाधनों का एक तरह से कारखाना तैयार कर लिया है और प्राकृतिक खेती से केला, तुअर और मक्के की उपज ले रहे हैं। मेरे पास में 7.5 एकड़ ज़मीन है। मैं पहले सुभाष पालेकर जी के पद्धति से जैविक खेती करता था। उसके बाद में राजू दीक्षित जी के फार्मूले मैंने अपनाए, और उसके बाद में ताराचंद बेल जी की तकनीक से मैं खेती आज कर रहा हूँ। टीसीबीटी से, टीसीबीटी यानी एक पूरे अपने इसका निचोड़ है, जैविक खेती का पूरा निचोड़ है। इसमें जैव रसायन है, भस्म रसायन है, अणुजल है, जीवाणु जल है, ऊर्जा जल है। ये सभी चीज़ें हम बना बना के खेतों में डालते हैं। फसल गुट्टी है, अन्नद्रव्य रसायन है। यानी ये रसायनों का मैंने पूरा ताराचंद बेल जी तकनीक के मार्फत ही पूरा सीखा है। और मेरे 7.5 एकड़ में प्राकृतिक रूप से खेती कैसी हो, इसका मॉडल मैं बनाना चाहता हूँ। और मेरे यहाँ बाहर से भी आत्मा विभाग, बुरहानपुर आत्मा विभाग
बुरहानपुर केवी के ये लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है और वहाँ से भी किसान आते हैं, समझते हैं और मैं उनको यही बताता हूँ कि आने वाले दिनों में अपने को प्राकृतिक खेती ही करना पड़ेगी। जैसे अभी पूरे भारत में या पूरे देश में केमिकल फार्मिंग ज़्यादा हो रही है, उससे कैंसर वगैरह हो रहा है, बीमारियाँ हो रही है, तो उसको देखते हुए हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं, पूरे देश के किसानों से अपील कर रहे हैं कि जैविक खेती करे और जैविक खेती पे आए, जिससे कि हमारे भारत भूमि और अच्छी हो, जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल के प्रॉपर्टीज़ है वो बनी रहे, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। और अपने प्रधानमंत्री जी जो है वो किसानों को और भी राहतें दे रहे इस मामले में। और इसी को देखते हुए मेरे पिताजी श्री नाना पाटिल जी ने जैविक खेती चालू की है, जो श्री माननीय ताराचंद बेल जी तकनीक TCVT तकनीक से पापा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उससे अच्छा लाभ पा रहे हैं। नाना दगड़ू बताते हैं कि केले में यह फायदा है कि रासायनिक खेती में प्रति पौधा इसकी कुल लागत 140 रुपए तक आती है, जबकि प्राकृतिक में 50 से 60 रुपए प्रति पौधा और कुछ खाद की लागत आती है। इसके अलावा केला जब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो रासायनिक केला 5 से 6 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती वाला केला 15 दिनों तक सुरक्षित रहता है। वहीं तुअर और मक्का की भी प्राकृतिक खेती से पैदा होने के कारण इसे स्थानीय बाजार में अच्छे दाम मिल जाते हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना और मध्य प्रदेश शासन की जो अवधारणा है कि किसानों को जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़ाना है, इसी संबंध में हमारे बसाड़ के हमारे कृषक श्री दगड़ू पाटिल साहब जो हैं काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। उनके पास सारा जीवामृत हैं और आपका क्या बोलना चाहिए जो बीजामृत हैं, पेस्टिसाइड के रूप में पूरा वो जैविक कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। और वहाँ पर वो केला और गेहूं भी लेते हैं, केला भी ले रहे हैं, साथ ही अभी कुछ मक्का फसल भी ले रहे हैं। तो ऐसा अच्छा प्रयास है उनका और ज़िले के किसानों के लिए प्रेरणादायी स्रोत हैं वो। और भी हम किसानों को चौपाल के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं कि भाई किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती अपनाने के लिए, ताकि हमारा जो पैसा है वो भी बचे फर्टिलाइजर में और मुनाफा बढ़े। यही हमारा उद्देश्य है। प्राकृतिक खेती मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली के साथ किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। इसमें देसी गाय के गोबर के उपयोग और मूत्र के मिश्रण तैयार करने पर जोर दिया गया है। नाना दगड़ू पाटिल प्राकृतिक खेती कर हर वर्ष लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वहीं अब यह जिले के अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती की ओर जोड़ रहे हैं। दगड़ू के इन प्रयासों से किसान की आय भी बढ़ेगी और लोगों को रसायन मुक्त उत्पादन मिलने से कैंसर सहित कई दूसरी बीमारियों से भी निजात मिल सकेगी। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ भोपाल। गुड न्यूज़ के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है goodnewsddnewsmp@gmail.com। Lights, sound, camera, action. बुजुर्गों ने